फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके पास। अब जो प्रश्न बैंक बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया है उसको हल करते हुए कक्षा 10वीं विज्ञान के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित जो खाली स्थान से संबंधित प्रश्न हैं उनको लेकर आपके सामने उनके हल प्रस्तुत हैं। उनको आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए और एग्जाम में उनको सॉल्व कीजिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। मैं अरुण तिवारी पुनः आपको आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उसका जो पहला प्रश्न है इसमें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश 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 होती है। तो इसमें दो शब्द आए हैं, देखिए, एक फोकस दूरी और एक वक्रता त्रिज्या। तो पहले ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई अवतल दर्पण ले लिया, हमारे पास में ये एक अवतल दर्पण है इस तरीके से, और इसमें हमने ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये P इसका ध्रुव हो गया, F और ये C माने ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो जो किसी भी दर्पण में होता है जो फोकस होता बिंदु होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है। यानी कि दर्पण की जो ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी है वो जो है इसके आपके ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी की डबल होती है, दुगनी होती है। या यूं कहें हम कि जैसा प्रश्न में पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे अपन आधी शब्द का प्रयोग करेंगे और ये भर देंगे इसमें। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब यहाँ शब्द आए हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सबसे पहले बात उठती है कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। तो देखिए, जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है उसे सघन माध्यम कहा जाएगा और जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहा जाएगा। अब ये तुलनात्मक है। अगर मान लीजिए हवा है और पानी है तो इसमें हवा जो है विरल माध्यम हो जाएगी, पानी सघन माध्यम हो जाएगा। अगर हवा है और कांच है तो हवा विरल माध्यम हो, कांच सघन माध्यम हो जाएगा। अगर पानी है और कांच है तो पानी विरल माध्यम हो जाएगा, कांच सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि कांच का घनत्व तो पानी की तुलना में ज्यादा होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से की ओर झुक जाती है। ये जो है अपवर्तन का एक नियम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यहां हम भर देंगे अविलंब से दूर हटेगी। यहां अविलंब शब्द छूट गया है तो ये खाली स्थान में अविलंब भरा जाएगा। तीसरे प्रश्न में वो कह रहा है कि खाली स्थान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। अब किसमें जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर अवतल दर्पण होना चाहिए। केवल एक स्थिति में अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हुई होती है तो इसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। इसके अलावा सभी स्थितियों में अवतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर जो होगा यहाँ अवतल दर्पण हम भर देंगे, ये अवतल दर्पण में ऐसा हो जाएगा। फिर कहता है कि वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से डैश 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 होता है। अब यहां देखिए दो शब्द आए हैं, एक तो आया है आवर्धन और उसका मान 1 और 1 से कम या 1 से ज्यादा पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो चीज आती है आवर्धन किसको कहते हैं हम। तो आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है।
अगर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई समान है तो आवर्धन 1 होगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है तो फिर आवर्धन 1 से अधिक होता है, और यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है तो उसका आवर्धन 1 से कम होता है। अब देखिए हमको जो है वाहनों में पीछे का दृश्य देखना, पीछे ट्रक आ रहा है और उसको हमको दर्पण में देखना है, तो स्वाभाविक है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, यानी आवर्धन का मान 1 से कम हो जाएगा। यहां पर हम कम भरेंगे। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि वाहनों में जो दर्पण लगा होता है जिससे हम पीछे वाले वाहन को देख लेते हैं, वो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम जो है वाहनों में जो दर्पण का प्रयोग करते हैं जिसमें हम पीछे का वस्तु को देख सकते हैं या पीछे के वाहन को देख सकते हैं, वो उत्तल दर्पण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि खालिस्तान लेंस में सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ लेंस आ गया शब्द। अभी हम इसके पहले आपको दर्पण बता रहे थे। दर्पण में एक तरफ पॉलिश की हुई होती है और एक तरफ चमकीली सतह होती है, जबकि लेंस जो होता है ये पारदर्शी होता है। ऐसा है, अगर ये उत्तल लेंस हो जाएगा और अगर इस तरीके से हमने बना दिया तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस जो होता है ये किनारों पर दबा हुआ होता है, और मध्य जो होता है वो किनारों पर दबा हुआ होता है, मध्य में उठा हुआ होता है, जबकि अवतल लेंस जो है मध्य में दबा हुआ है और किनारों पर उभार लिए हुए होता है। ये जो बना है ये अवतल लेंस है और ये जो बना है ये उत्तल लेंस है। तो अवतल लेंस में हमेशा जो है आपका छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए जो है, और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ हम अवतल भर देंगे इसके लिए। फिर आता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। ये परावर्तन की घटना है जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो है ये घटना जो कहलाएगी ये परावर्तन की घटना कहलाएगी। यहाँ हम परावर्तन भर देंगे इसमें। फिर कह रहा है कि खालिस्तान दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। खालिस्तान दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है, ये अपवर्तनांक कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जब प्रकाश की किरण, तो उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है, उनकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, और जो उनकी चालों का अनुपात होता है या उनके जो वेगों का अनुपात होता है उसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं। यहाँ पर हम अपवर्तनांक शब्द का प्रयोग करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये परावर्तन के नियम से लिया गया है। इसमें कहा उसने कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम है कि हमेशा आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इस तरीके से देखो, जैसे ये चमकीली सतह हो गई कोई, और ये इस पे प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने के पश्चात इस तरीके से वापस होती है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है ये आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ जो कोण होता है ये परावर्तन कोण कहलाता है। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। 9वां कह रहा है कि वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। बहुत स्वाभाविक सी चीज है, हम जानते हैं कि अगर अंधेरा होगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर प्रकाश है, लाइट है, तो हमें दिखाई देता है। या हम यूं कहें कि जो प्रकाश की परिभाषा है उसमें हम यही पढ़ रखा है हमने
कि प्रकाश वह माध्यम है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो अगर प्रकाश के माध्यम से ही हम देख पाते हैं, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। और 10वां है, न्यूटन ने प्रकाश को खाली स्थान से बना हुआ माना है। तो न्यूटन ने प्रकाश को यह माना है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण आकर जब हमारी आंख की रेटिना से टकराते हैं तो हमें देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। ये जो है, इसमें प्रकाश को उसने कणों से मिलकर बना हुआ माना है। ये कणिका सिद्धांत है। यहाँ हम जो है कणिका या कण से बना मिला हुआ बना मान सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये खाली स्थान से संबंधित सारे प्रश्न। तो इसमें देखिए, आप कुछ 1 नंबर के प्रश्नों में दिया हुआ है, जिनके उत्तर या तो एक शब्द में हो सकते हैं या एक लाइन में हो सकते हैं, परंतु अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। जैसे पहला प्रश्न उसने कहा है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन जो होता है, ये वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का एक अनुपात है, जिसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, माने दो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अगर हम अनुपात को लिखना चाहें तो उसे हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि रेगिस्तान में मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। रेगिस्तान में क्या होता है, जब अपन जनरली गर्मियों के दिनों में या कभी भी होते हैं, रेत जल्दी गर्म हो जाती है, तो वहां पर मरीचिका होती है। मरीचिका माने कि ऐसा आभास होता है कि थोड़ी दूर पर कहीं पानी है, पानी हमको दिखाई देने लगता है, परंतु जब वहां हम जाते हैं तो हमें वहां पानी नहीं मिलता है और आगे थोड़ा सा पानी दिखाई देने लगता है। इसको मरीचिका बोलते हैं हम। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है ऐसा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और ये घटना तब घटती है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो उस समय जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटने लगती है। और उस घटना का ही एक ये उदाहरण है रेगिस्तान में पानी का दिखाई देना हमको, परंतु वास्तव में वहां पर कुछ होता नहीं है। अगर कोई कहे दर्पण का सूत्र बताइए, तो दर्पण का सूत्र जो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, जहां f जो है ये फोकस दूरी है, f फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी है, u जो है ये वस्तु की दूरी है, और v प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। इसके बाद उसने कहा उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्या होता है, जब जैसे हमने अवतल दर्पण जैसे ये ले लिया हमने, और अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं, यहां पे हमने वस्तु को रख दी, तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण जाएगी वो फोकस से होके वापस चली जाएगी, ऐसी इस तरीके से निकल जाएगी। और दूसरी जो प्रकाश किरण जाएगी वो अगर इस तरीके से जाती है, आपतन कोण बनाती हुई परावर्तित होके इस तरह निकल जाती है इधर। तो देखिए, अगर इधर देखेंगे हम तो यहाँ पर जो है इनकी दूरियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो फिर ये जो है इनको हमको पीछे बढ़ाने पर इनका प्रतिबिंब मिलता है। इसको यहाँ पर कहीं इसका प्रतिबिंब मिलेगा, हमको सीधा प्रतिबिंब मिल रहा है माने आभासी प्रतिबिंब मिल रहा है, आवर्धित प्रतिबिंब मिल रहा है माने वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा है। और ऐसा जो है अवतल दर्पण में होता है। अतः चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण।
पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि आप एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण हो गया, और इस पे ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये हो गया यहाँ पर अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 30 डिग्री का है, तो वो कह रहा है परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हमने पहले से जानते हैं कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। इस तरीके से ये हमारे 1 नंबर वाले जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए, और इनको आप अच्छे से बार बार दोहराइए, याद कीजिए, ताकि आप परीक्षा में इनको अच्छी तरह लिख सके या हल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके।